नरेंद्र मोदी शायद इस कला में भी माहिर हैं। जी हां, सही सुना आपने। दोनों हाथों में लड्डू रखना तो मुश्किल काम है, लेकिन नरेंद्र मोदी शायद इस काम में भी माहिर हैं। यूजीसी के नए नियमों पर लगी रोक इस कला का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। वैसे तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसकी चर्चा यहां कर रहा हूं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसने आज एक सुनवाई में यूजीसी गाइडलाइंस पर रोक लगा दी है। यानी मामला ठंडे बस्ते में जा चुका है। अब 19 मार्च को जब अगली सुनवाई होगी, तब तक बीजेपी कोई नया पैंतरा वोटर्स के सामने, यानी वोटर्स को साधने के लिए ढूंढ ही लेगी। दोनों हाथों में लड्डू रखने की क्रोनोलॉजी जरा देख लीजिए। 13 जनवरी को यूजीसी ने एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को उत्पीड़न से बचाने के लिए नई गाइडलाइंस लागू की, इसी 13 जनवरी को। फिर देश भर में इस पर सवर्ण छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई जगहों पर तो तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे भी लगे। ऐसे ही नारे जेएनयू में सरकार के खिलाफ लगे थे, तब छात्रों को देशद्रोही कहा गया था, उनके ऊपर मुकदमा किया गया। अभी मीडिया भी चुप है क्योंकि मामला सवर्णों का है। खैर, इस क्रोनोलॉजी को थोड़ा और आगे देखिए। देश भर में विवाद बढ़ा और कई याचिकाएं फटाफट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई, तो फटाफट वहां सुनवाई भी हो गई। आज ही सुनवाई हुई और आज गाइडलाइंस पर रोक लग गई। इस तरह सवर्ण भी खुश कि उनका विरोध रंग लाया, और दलित दमित लोग भी खुश कि सरकार ने उनके बारे में सोचा। तो अब जब दोनों खुश हैं, तो इस साल के और अगले साल में जो चुनाव होने हैं, उन दोनों चुनावों में मोदी को वोट मिलेंगे दोनों तरफ से। मांग लेंगे नरेंद्र मोदी, वोट मिले ना मिले, लेकिन मोदी वोट तो मांगेंगे दोनों से। बाकी जातिगत भेदभाव क्या है? जो काम सदियों से होता आया है वो कुछ साल और चल जाएगा। आखिर मोदी की सत्ता तो बची रहेगी। बस यही सारा खेल है, यही क्रोनोलॉजी है दोस्तों। आरजेडी सांसद मनोज झा ने लिखा है कि इतिहास हमें याद दिलाता है कि न्यायिक निष्पक्षता अक्सर एक मिथक होती है। मायने ये रखता है कि कानून किस यथास्थिति की रक्षा करना चुनता है। ये आप देख रहे हैं जय हिंद। इतिहास हमें याद दिलाता है कि न्यायिक निष्पक्षता अक्सर एक मिथक होती है। मायने ये रखता है कि कानून किस यथास्थिति की रक्षा करना चुनता है। जय हिंद। ये लिख रहे हैं आरजेडी के सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा। वहीं अखिलेश यादव ने आज के फैसले के बाद लिखा है, क्या कुछ लिखा है आपके सामने रख रहा हूं, कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी। बात सिर्फ नियम नहीं, नियत की भी होती है। न किसी का उत्पीड़न हो, न किसी के साथ अन्याय, न किसी पर जुल्म ज्यादती हो, न किसी के साथ नाइंसाफी। ये बात यहां अखिलेश यादव लिख रहे हैं। खैर, अब माननीय न्यायालय का फैसला, तो लोग इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। उनका फैसला है तो लोग अब इंसाफ का इंतजार करेंगे ही। लेकिन दलितों की मसीहा कहे जाने वाली मायावती ने बिना देर किए बीजेपी का साथ किस तरह दिया है, उनके ट्वीट से जरा समझ लीजिए। यहां भी थोड़ा सा उस क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। मायावती क्या लिख रही हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा देश के सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है, ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित। सुन लिया आपने? इसके आगे भी है। जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी के नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी आदि से भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती। सुन लिया आपने? ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं दोस्तों कि यूजीसी को सभी को विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार में कब कोई फैसला सबको भरोसे में लेकर हुआ है जो अब होता। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, याद किया जा सकता है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना गलत था, फिर भी राम मंदिर के लिए उसी जगह पर जमीन देने पर रोक नहीं लगी। एसआईआर में वोट का अधिकार छीना जाना गलत था, लेकिन उस पर भी रोक नहीं लगी। आज एसआईआर पर अंतिम सुनवाई हो गई और फैसले का इंतजार है। फैसला कब आएगा पता नहीं, लेकिन रोक नहीं लगी। महाराष्ट्र में सत्ता छीनना गलत था,
लेकिन बीजेपी को सरकार बनाने पर रोक नहीं लगी। मगर अभी समाज में विभाजन न हो इस नाम पर यूजीसी गाइडलाइंस पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दूं कि शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन नियमों की भाषा में स्पष्टता की कमी है, जिससे उनका गलत उपयोग हो सकता है। तो सवाल है कि यूजीसी को भाषा को कुछ और स्पष्ट करने में आखिर कितना वक्त लगेगा। मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने चेतावनी दी है कि ऐसे नियम समाज को विभाजित कर सकते हैं और परिसरों में अमेरिका की तरह नस्लीय विभाजन जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। बात तो सही है कि अमेरिका में जैसे श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए पहले अलग अलग स्कूल थे, वैसा भेदभाव ना हो, लेकिन जब दलित बच्चों को मध्याह्न भोजन के लिए अलग लाइन में बिठाया जाता है, जब मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित लिखा जाता है, तो ये वैसी ही विभाजनकारी स्थिति तो है। इस बारे में क्यों बात नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन नियमों की जांच की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका दुरुपयोग ना हो। यहां भी पूछा जाना चाहिए कि पहले ही जांच परख कर नियम क्यों नहीं लागू किए गए। आखिर कितनी लापरवाही से सरकार में काम होता है, यह सवाल क्यों नहीं पूछा गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा यानी तुषार मेहता से कहा है कि वो एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करें जिसमें कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करने पर विचार किया जाए ताकि समाज में बिना भेदभाव के समग्र विकास हो सके। तो आखिरी सवाल यह है सुप्रीम कोर्ट से कि कौन तय करेगा कि जातिगत भेदभाव दूर करने का विशेषज्ञ कौन है, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है। क्या इस कमेटी में भी सरकार की पसंद के लोग शामिल नहीं होंगे या फिर निष्पक्ष तरीके से विशेषज्ञों का चयन होगा, संदेह है। खैर, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कब तक होगा और 19 मार्च तक गंगा यमुना में कितना पानी बह जाएगा, कौन जानता है। अभी तो मोदी सरकार को सवर्णों की नाराजगी से राहत मिल गई है और SC ST OBC को भी झुंझुना पकड़ा दिया गया है। आगे 19 तारीख का इंतजार है, 19 मार्च का, और उसी मार्च के महीने में चुनाव चरम पे होगा। चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी 5 राज्यों में, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु। और उस समय सुनवाई होगी, उससे पहले जो हो गया आप देख रहे हैं। तो चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या मोदी सरकार ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD इन सब की चुनावी रणनीति में सेंधमारी कर दी है। लेकिन इन सब के बीच क्या सुप्रीम कोर्ट में हार गई है सरकार। मामला जो है वो क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC ने ये नियम 2019 में दायर उस जनहित याचिका के बाद बनाए थे जिसे रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं ने दाखिल किया था। दोनों छात्रों ने, रोहित वेमुला ने भी और पायल तड़वी ने भी, दोनों ने कथित जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या कर ली थी। कहने में भी अच्छा नहीं लगता, सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। 2025 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि वो यूनिवर्सिटीज के जितने भी कॉलेजेस हैं उसके कैंपस में जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए एक मजबूत और प्रभावी तंत्र बनाए। कई लोगों के सुझावों के बाद और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद UGC ने 13 जनवरी 2026 यानी अभी से 13 दिन पहले ये नए नियम अधिसूचित कर दिए, जिससे 2012 के नियम निरस्त हो गए। और ये जो नए नियम है उसमें जो कमेटी बनेगी, 3 कमेटियां, इन कमेटियों में OBC, SC, ST, विकलांग और महिला, ये 5 होंगे। सवर्ण उसमें नहीं होगा। सवर्ण नहीं होगा, यहीं पर चिंता इनकी उभरती है। लेकिन सवर्ण नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह नियम ही स्पष्ट नहीं है, यह नियम अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। जो नियम बनाया गया है इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो ठीक नहीं है। अगर ये सब है तो ड्राफ्टिंग और नियम को स्पष्ट करने में कितना समय लगेगा, पहले भी मैं पूछ चुका हूं। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की चलिए कोशिश करते हैं। मामला UGC का है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अभी नारे लग रहे थे, भगवाधारी नारे लगा रहे थे, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, डैश 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 तेरी कब्र खुदेगी। किसी ने पूछा, किसी ने कहा, किसी ने आरोप लगाया, किसी ने नहीं। चलिए
बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं, हमारे साथ प्रफुल्ल कोलखियान जी हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं, ये जो मामला है बहुत महत्वपूर्ण है, आप जान रहे हैं, और चूंकि यूजीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ऐसे देखा जाए तो हार गई सरकार, सीधे कह सकते हैं हार गई है। इसलिए हार गई है कि सरकार ही लेके आई थी यूजीसी का ये नया नियम, सीधे सीधे। अब इसके तह में जाएंगे और समझेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार को क्यों हारना पड़ा? अभी यह आदेश है, निरस्त नहीं है, रोक लगाई गई है अभी। इसके बाद 19 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। प्रेम कुमार जी। जी, वो मुझे गीत याद आ रहा है, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। जी, होठों से छू लो तुम। तो दरअसल ये हार जो है ना, ये राजनीतिक रूप से उनको चाहिए थी, और ये पूरा गणित ही ऐसा है कि ये लेकर आए यूजीसी रूल लेकर आए, और एक शंकराचार्य जी के इर्द गिर्द जो एक आंदोलन खड़ा हो रहा था, उस साधु संतों का समाज जो एकजुट हो रहा था, शंकराचार्य जी ट्रैप में आए। उन्होंने यूजीसी रूल के अगेंस्ट में बोला, और उसके बाद एक दिन बाद उनको अपना लुटिया समेट करके वापस जाना पड़ा बनारस। ये भी हुआ। उसके बाद एक चीज और बहुत हमें तो बड़ा अच्छा लगा, दिल को आनंदित कर रहा था, कि वो वर्ग जो अब तक आंख मूंद कर मोदी योगी बीजेपी आरएसएस के साथ खड़ा होता था, उसको हमने जब नारे लगाते देखा, कब्र खोदते जैसे नारे भी उन्होंने लगाए, भाई कमल का फूल एक ही भूल, ऐसे नारे लगाए, हाय हाय मुर्दाबाद, तमाम तरह के नारे लगाए, तो हमें बड़ा तसल्ली हुई, बड़ा अच्छा लगा। मैं खुल करके बोलता हूं, मुझे अच्छा लगा। तो लेकिन ये जो अच्छा लगा, तो इसके पीछे भी चूंकि रिवर्स स्विंग वाली सियासत मोदी जी चल रही है, कि ये लोग जितना विरोध करेंगे सवर्ण, उतना ज्यादा ओबीसी एससी एसटी के बीच में ये संदेश जाएगा कि मोदी जी ने हमारे लिए रूल बनाए थे, और देखो ये सवर्ण विरोध कर रहे हैं। तो जो मेहनत पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो मेहनत राहुल गांधी संविधान की कॉपी उठाकर कर रहे हैं या करते रहे हैं, जिस मेहनत की वजह से 240 पर मोदी सरकार को बीजेपी को समेट दिया गया, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हरा दिया गया, तो वो मेहनत जो है उस पर कैसे डेंट लगे, ये इस पूरी राजनीति इसके पीछे यही थी। भाई यूजीसी तो रूल है, रूल में एक सिस्टम है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, हम भी बात करेंगे तो पक्ष में और विपक्ष में पॉइंट्स गिना सकते हैं। जैसे ये उदाहरण के लिए संक्षेप में ही बोले कि अभी उत्तराखंड में एक छात्र का, मणिपुर के छात्र की जो हत्या हुई थी, वो क्या जाति देखकर थोड़े हुई थी? अभी कश्मीर के 2 युवकों को इसलिए मारा गया उत्तराखंड में कि वो बोल करके कि पहलगाम में तुम लोगों ने हमें मारा था, हम तुम्हें मारेंगे। तो ये घटनाएं भी होती हैं। भाई उत्तर का छात्र दक्षिण में जाता है, महाराष्ट्र में पिटता है, तो वो जाति देख के थोड़े पिटता है, वो तो फिर किसी और आधार पर पिटता है। यानी सिर्फ जाति आधार नहीं है, और भी आधार हैं यहाँ। मैं बस एक प्रश्न रख रहा हूं, क्योंकि ये विचार है तो इस पे विचार कई किस्म के आने चाहिए, तो वो है। मगर यूजीसी का रूल इसलिए नहीं लाया गया कि कोई समानता बनाना चाहते थे और असमानता मिटाना चाहते थे, ये तो एक करंट पैदा करना चाहते थे उस वर्ग में, जो वर्ग उनके विरोध में जा रहा था, बीजेपी की सियासत के विरोध में जा रहा था। और वो करंट कैसे पैदा होता? जब सवर्ण को आप उद्वेलित कर देंगे तो उसका रिएक्शन जब होगा तो वो करंट पैदा होगा और उनको फायदा मिलेगा। ये उनकी कोशिश रही थी, है। लेकिन हाँ, ये इसमें कितना कामयाब होते हैं अलग बात है। हाँ, एक बात जो सामने आई है कि भाई सवर्णों की चिंता करने में सुप्रीम कोर्ट का कोई सानी है नहीं। सबसे पहले बिना टाइम गंवाए सवर्ण की चिंता सुप्रीम कोर्ट करता है, ये एक बार फिर पुष्ट हो गई है। भाई जो अदालत हमारी
आरक्षण में 50% का बंदिश लगाती है अदालत, और बहुत सारे फैसले उलट देती है कि नहीं 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए जी। वही अदालत जब सवर्णों को आरक्षण देने की बात आती है ईडब्ल्यूएस के नाम पर, तो 10% का 50 प्लस 10% करने में संकोच नहीं करती। उस समय उसको याद नहीं आता कि 50% का जो बैरियर है ये टूटना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये सवर्ण प्रेम दिखता रहा है, और इस बार भी दिखा है कि जो यूजीसी का रूल सवर्ण को बेचैन कर रहा था, तो उस बेचैनी में जो अन्याय है उसको उन्होंने उठा करके लाया कि नहीं अन्याय है, इसको फिर से लिखिए, फिर से ड्राफ्ट कीजिए और हम इसकी सुनवाई करेंगे। तो ये जो अदालत पर इल्जाम बन रहे हैं और तथ्यों के आईने में बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई कुछ यूं ही बात कह दी जाए, तो ये खतरनाक है। आप भाई बहुत सारे मामले सुनने में देरी करता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इस आपने भी पूरी विस्तार से बताया कि रोक तो किसी मामले पे नहीं लगती जल्दी, लेकिन यहां पर रोक तुरंत लगा दिया क्योंकि एक वर्ग को फायदा पहुंचाना था। तो एक दिखता जरूर है कि सवर्ण के हक में है, लेकिन यहां राजनीतिक रूप से ये सवर्ण के हक में नहीं, ये सत्ता के पक्ष में है, क्योंकि इस फैसले से सबसे ज्यादा राहत, सवर्ण से भी ज्यादा राहत मोदी सरकार को हुआ है। जी जी जी, सवर्ण से भी ज्यादा राहत मोदी सरकार को यहां मिली है, और ये बात यहां कह रहे हैं प्रेम कुमार जी हमारे साथी। शकील जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रशांत जी और प्रफुल्ल जी और अमलेंदु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील जी, कैसे आप देखते हैं, जरा पहले इसी की चर्चा करें। उधर संसद में भी जो कुछ हुआ है उस पर सेकेंड राउंड में आऊंगा, लेकिन यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके नए नियमावली, और उस नियमावली में, और खासकर रोहित वेमुला का जो मामला हुआ था, और उस मामले के बाद यहां सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से नियम बनाने थे, लेकिन उस नियम को आज सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर रोक लगा दी। कैसे देखते हैं आप? दो पार्टियों को नोटिस दिए सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार और यूजीसी को। हमारे ख्याल में एक नोटिस और देना चाहिए था। कारण बताओ, कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को, कि इतने सालों से सहते आए हो, अब और अन्याय क्यों नहीं सह सकते? नया क्या हो गया है? रोहित वेमुला मर गया, पायल तड़वी मर गई, तो क्या हो गया? तुम्हारे ऊपर पेशाब होता है, घोड़ी पर तुम्हें बैठने नहीं दिया जाता है, चप्पल पहनकर तुम किसी सामंत के घर के सामने से नहीं निकल सकते हो। 50 उदाहरण हैं। कुछ ज्यादा लोकतंत्र सूझ गया है दलितों को, आदिवासियों को, और खासतौर से पिछड़ों को। इसमें जो पिछड़ा शब्द यूज किया है यूजीसी ने, उसको लेके बहुत बेचैनी है। मायावती ने जो आज समर्थन किया, जो काम बीजेपी की नेता भी खुल के नहीं कर पाए। मायावती क्या कह रही हैं कि नियम लागू होने से सामाजिक तनाव हो गया, इससे पहले शांति थी। अन्याय होता था, अत्याचार होता था, दलित पिछड़ा चुप रहता था, जाहिर है कि सामाजिक तनाव नहीं होता था। लेकिन नया नियम लागू होने से इनके अंदर थोड़ी सी अधिकार की भावना आ जाएगी कि तुम मुझे गाली नहीं दे सकते, जातीय आधार पर मेरा उत्पीड़न नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में कई तरह के वाइवाई होते हैं, पीएचडी के कोर्स में, कई एडमिशंस में भी होते हैं। उनमें किस तरह से नंबर दिए जाते हैं सबको मालूम है, नाम और सरनेम देख के। तो क्या प्रॉब्लम थी तुम लोगों को? मायावती जो है दलितों का विरोध करने की हिम्मत इसलिए कर पा रही हैं कि वो दलितों को अपनी जेब में समझती हैं। मोदी जी भी ऐसे ही सवर्णों को अपनी जेब में समझते थे, और आज सबने देख लिया कि किस तरह उन लोगों ने मोदी जी के खिलाफ बोला, क्या क्या शब्द बोले, और सब जगह चुप्पी है, कहीं कोई हलचल नहीं है।
मोदी जी जो आप कह रहे थे, बहुत अच्छा आपका प्रारंभिक वक्तव्य था। दोनों हाथ में लड्डू नहीं रख पाएंगे, दोनों हाथ से जाएंगे, दोनों दिन से जाएंगे। वो लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं जितने मोदी जी समझ रहे हैं। लोगों में जागृति आ रही है, चेतना आ रही है, लोग समझ रहे हैं इस खेल को। सवर्णों को भी भड़काया गया है। हमारा हमेशा से मानना रहा है कि सवर्णों में भी एक प्रगतिशील सोच के लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन कई जगह उन्हें बैलेंस करना पड़ता है। उन्हें लगता है कि उनके समाज के लोग ही उन पर सवाल उठाने लगेंगे कि कहां तुम दलित पिछड़ों का, आदिवासियों का समर्थन करने लगे। तो थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रगतिशील तत्व उनमें है। सवर्णों में राजनीतिक नेतृत्व है, सामाजिक नेतृत्व है। यहां पे जिसे सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है वो दलित, पिछड़े और आदिवासियों को। इनका राजनीतिक नेतृत्व कैसा है? मायावती जैसा। और ज्यादा नाम हम नहीं लेंगे। सामाजिक नेतृत्व या लेखक या बुद्धिजीवी वर्ग वो नहीं कर पा रहे। मीडिया में आज वही हाल है जैसा मंडल के समय हुआ था 1990 में। इस 35 साल में कुछ नहीं बदला। किसकी जिम्मेदारी थी? सरकारों की तो थी, मगर उस वर्ग के नेतृत्व की भी थी जो जिनके लोग पीड़ित थे। उसका फायदा तो बहुत सारे लोगों ने उठाया। मुलायम, लालू, शरद यादव, ये सब नेता बने 90 के बाद ही। लेकिन अपने लोगों के बीच चेतना पैदा करना, शिक्षा पैदा करना, मुद्दों के लिए लड़ना, सवर्णों ने कैसे कैसे जुलूस निकाले हैं इन 2 या 3 दिन के अंदर। हर जगह अखबार भरे पड़े हैं। लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा क्या क्या नारे लगाए, कैसे जुलूस निकले, अखबारों में क्या एड आई। इन यूजीसी के नियमों के समर्थन में कोई जुलूस निकला? ये सब देखना होगा। कुछ बातें बड़ी साफ करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जरूरी है। अखिलेश का ट्वीट आपने दिखाया। अखिलेश पीडीए की राजनीति करते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा कि कानून की भाषा भी साफ होना चाहिए। अखिलेश जी, आपके इस ट्वीट की भाषा भी साफ नहीं है, यह भी गोल गोल है। आज मायावती जी की भाषा काफी साफ है क्योंकि बीजेपी के समर्थन में है। जब बीजेपी के समर्थन में नहीं होती है तो मायावती की भाषा भी गोल गोल होती है। आज अखिलेश की भाषा भी वैसी है। अखिलेश को खुल के बोलना चाहिए। अखिलेश का ट्वीट पढ़ के कई लोगों ने आज लिखा कि अखिलेश भी समर्थन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। सोशल मीडिया में है काफी जगह। अखिलेश वो काम नहीं कर पाए। दूसरी बात देखिए, एक बात राहुल गांधी की हमेशा कही जाती है कि वो जो कहते हैं सच साबित होता है। लोग मानते नहीं हैं, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि हां, राहुल सही बोलते हैं। राहुल ने क्या कहा था कि सारी संवैधानिक संस्थाएं समर्पण कर रही हैं या ढह रही हैं। आज खुद अपना उदाहरण देकर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि देखो ऐसे करती हैं। पहला दिन, पहली सुनवाई, रोक लगा दी। एसआईआर पे आप कितने महीनों से कर रहे हैं, हम रोज सुनते हैं। कितने डिटेल में करते हैं, कितनी स्टडी करके करते हैं, एक एक बारीक बात आप बता रहे हैं, उस पर रोक नहीं लगी। आपने बोला अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कि वोट का अधिकार मूल अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार है, लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। बुलडोजर, उसके दुरुपयोग की आशंका नहीं दिखी इन्हें। कभी भी किसी का भी घर मकान गिरा देगा, पूरी जिंदगी खत्म कर देगा उसकी, पूरी जिंदगी की 2-2, 3-3 पीढ़ियों की बनाई हुई चीजें नहीं। कितने उदाहरण है ऐसे। सुप्रीम कोर्ट नहीं आया, लेकिन यहां पे एक गाइडलाइन के ऊपर कोई कानून नहीं बना है। ये कोई सजा नहीं हो रही है किसी को, लीगल नहीं है मामला भी, सिर्फ गाइडलाइन है। और आप तत्काल आ गए कि इसके दुरुपयोग की आशंका है। निश्चित ही रूप से हमारी मान्यता है और किसी को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और कहना चाहिए कि हुजूर, एक नोटिस आप दलित, आदिवासी, पिछड़ों को भी दीजिए और उनसे कहिए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ये सबको मालूम है कि 2 लोगों की
आत्महत्या के बाद उनके परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट गए थे, और ऐसे तो जाने कितने केसेस हुए हैं, कौन नहीं जानता इस बात को। आप किसके लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? थानेदार साहब के लिए, दारोगा के लिए। सामाजिक रूप से सवर्ण विशेषाधिकार लिए हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे सवर्ण हमारे दोस्त हैं, हम उनके पक्ष में भी लिखते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं, और हमारे दोस्त भी ये सब बात मानते हैं। सामाजिक विशेषाधिकार है और इसी के खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू हुई थी। सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है? सामाजिक विशेषाधिकार के खिलाफ, यथास्थितिवाद के खिलाफ। तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेकिन हम फिर कहेंगे कि इसको हम इस तरह बिल्कुल नहीं देखते कि मोदी जी को इसका फायदा हो जाएगा। मोदी जी के अंतर्विरोध सामने आने लगे हैं और उनका जो है अब ये सब नुकसान पहुंचाने वाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन उस समुदाय के लिए जिसके लिए राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप बता रहे थे, कह रहे थे कि संविधान हाथ में लेके जातिगत जनगणना की मांग उन्होंने करी, मोदी जी ने घोषणा करी, कोल्ड स्टोरेज में कहां है? कोई बोल रहा है? कोई पिछड़ों के जुलूस निकल रहे हैं कि जातिगत जनगणना, अभी जनगणना शुरू हो रही है, उसमें कहां है? कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या सरकार बताना नहीं चाहती है। ये सबसे बड़ी पिछड़ों की समस्या है। ओबीसी जातिगत जनगणना जो है दलितों की नहीं है, दलितों की ऑलरेडी है, आदिवासियों की ऑलरेडी है, सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों की नहीं है कि कितनी तुम्हारी संख्या है। ये इनके लिए इनको सामने आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही मोदी जी इनको बेवकूफ बनाते रहेंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पिछड़ों की बात हो रही है, दलितों की बात हो रही है, SC ST OBC इनके अलावा विकलांग भी हैं, महिला भी हैं, इन तमाम की बात हो रही है और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। शकील जी कुछ जोड़ रहे हैं? शकील जी नहीं, आप अल्प क्या रह गए, अपने अल्पसंख्यक का नाम नहीं लीजिए, अल्पसंख्यक कहीं नहीं है, अल्पसंख्यक कहीं नहीं है, इसीलिए अल्प कह के चुप हो गया मैं इसीलिए चुप हो गया। बहुत बढ़िया क्योंकि एक आदत है, एक फ्लो है जी, और उसमें हम कहते हैं जी। शकील जी की आवाज बढ़ा। हम कह रहे क्रीज से आप निकले बाहर रन लेने के लिए, लेकिन आपने रन लेने का इरादा कैंसिल कर दिया जी। वेरी गुड डिसीजन। नहीं है इसमें, और लेकिन यहाँ नारे लगा रहे थे जब डॉट तेरी कब्र खुदेगी, तो उसके, और ये नारे लगाने वाले भगवाधारी थे। प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाह रहा हूं। यूजीसी की बात हो रही है, नए गाइडलाइंस की बात हो रही है, बवाल मचा हुआ था 3-4 दिनों से। जैसे ही ये गाइडलाइंस आई थी उसके बाद से आज सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई और CJI वही जो SIR की सुनवाई कर रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची, इन दोनों की बेंच ने फटाफट सुबह इस पे रोक और फटकार लगाते हुए, और खबरें चली, फटकार लगाई सरकार को, UGC को, सुप्रीम कोर्ट ने, और बाकी क्या क्या है वो सब तो आपने देख लिया। भाषा जो है इस गाइडलाइंस की वो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। पहले भाषा सुधारें और उसके बाद इसमें कुछ विश्लेषकों को रखें, अच्छे, जो गाइडलाइंस बनाने में मदद करें। अच्छे विश्लेषक कहां से आएंगे? प्रशांत जी आप जा रहे हैं क्या? मुझे नहीं पता उन विश्लेषकों में लेकिन महत्वपूर्ण है, यहां पे महत्वपूर्ण है प्रशांत जी कि एक इसको अगर राजनीति के चश्मे को उतार के भी देखूं तब भी इसमें राजनीति की बू आती है। शुरुआत में मैं अपनी बात रख चुका हूं प्रशांत जी। देखिए, इसमें राजनीति वाली बात तो मैं सेकंड राउंड में करूंगा जी। पहले जरा सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। बहुत अफसोसनाक फैसला है, भारत को 21st सेंचुरी की समाज देने वाला फैसला नहीं है ये। भारत के संविधान की जो स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है, उसके विरुद्ध ये फैसला है। भारत का संविधान प्रियम्बल में कह रहा है कि व्यक्ति की गरिमा, क्या गरिमा होगी जब उसको जाति सूचक गालियां दी जाती है कैंपस में। सुप्रीम कोर्ट भाषा में उलझ रहा है। 118% बढ़ोतरी हुई है पिछले साल
जातिगत डिस्क्रिमिनेशन के मामलों में, वो भी ये 118% वो है जिनकी कंप्लेंट हुई है। जिनकी कंप्लेंट नहीं हुई उनकी तो गिनती नहीं है। तो बहुत ही अफसोसनाक फैसला है। लेकिन जरा जो माननीय जजेस हैं उनके बारे में, उनके फैसले के बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन दो एक बातें बड़ी स्पष्ट हैं यहाँ पे। पहली बात कि हमको मानना चाहिए कि आरएसएस एक मनुवादी संस्थान है, एक मनुवादी संगठन है, ब्राह्मणवादी संगठन है। वो बीजेपी उसका पॉलिटिकल आउटफिट है और सरकार उसका प्रोडक्ट है, इस वक्त की मौजूदा सरकार। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सरकार इस बिल को लेकर नहीं आई थी, सरकार ने गाइडलाइन नहीं बनाई है। ये सुप्रीम कोर्ट में जब पायल तड़वी और रोहित वेमुला की मां गई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये गाइडलाइंस बनी है। इसमें कोई कैबिनेट का फैसला नहीं है मोदी सरकार का, ना मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का कोई डायरेक्शन है यूजीसी को कि ऐसी गाइडलाइन बनाओ दलितों के, ओबीसी के और ट्राइबल के छात्रों के पक्ष में। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनी है। तो सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। सरकार का रोल अगर होता तो आज अटॉर्नी जनरल खड़े थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता विरोध करते उसका, यूजीसी का पक्ष लेते वहां पे। किसने रोका था उनको? तो एक तो ये बात। दूसरी बात कि जो माहौल देश में बनाया गया, मैं तो मंडल के समय भी रिपोर्टर था राजीव जी। मंडल के समय जो समाज का एक लंपट वर्ग मंडल का विरोध कर रहा था, वो ही लंपट वर्ग यहां भी आवाजें उठा रहा था। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं शब्द को इस्तेमाल करने में। तो ओ क्या मैं मानूं कि सुप्रीम कोर्ट उनके आगे झुक गया? क्या उनकी बात रख ली गई? इसी सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट किया था FIR के मामले में, जिसमें देशव्यापी बंद हुआ था। उसके बाद सरकार ने हस्तक्षेप किया और उसको रिस्टोर किया था। सरकार तो सुप्रीम कोर्ट की बातें कहाँ मानती है? बहुत सी बातें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में नेता प्रतिपक्ष के साथ सुप्रीम कोर्ट के CJI को भी रखो। सरकार कानून ले आई, CJI को बाहर कर दिया। तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे किया है तो सरकार ले आए ना कानून। सरकार कानून ला के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को किनारे कर दे। जी, कौन रोकेगा इनको? विपक्ष भी साथ देगा। अगर इनकी नियत है वाकई कि दलितों के साथ और समाज के पिछड़े वर्ग के साथ, आदिवासियों के साथ यूनिवर्सिटीज में, शिक्षण संस्थाओं में उचित व्यवहार नहीं होता, भेदभाव होता है, एट्रोसिटीज होती है, तंज कसे जाते हैं, आत्महत्या में मजबूर किया जाता है, जिसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहा हुए, पायल तड़वी का हो मामला या रोहित वेमुला का हो, तब ये माननीय अदालत कहाँ थी? इसीलिए राजीव जी, पंडित नेहरू ने 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया था फर्स्ट अमेंडमेंट में। जब जमींदारी उन्मूलन कानून लाए तो उसको पहली 9वीं अनुसूची में रखा कि वो न्यायिक स्क्रूटनी के बाहर है वो। वरना जो जज साहिबान जो कि वैसे खानदानों से आते थे, वो उसको मानवाधिकार का मामला और संपत्ति का अधिकार का मामला करके उसको खत्म कर देते। 50% की सीलिंग तमिलनाडु में क्यों नहीं लागू होती है सुप्रीम कोर्ट की? क्योंकि वो 69% आरक्षण तमिलनाडु में है, वो 9वीं अनुसूची का हिस्सा है। अगर मोदी सरकार वाकई दलितों के, पिछड़े के, आदिवासियों के सम्मान की रक्षा करना चाहती है तो कानून बनाए और 9वीं अनुसूची में डाल दे। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन नियत नहीं है। और जो माननीय जज साहब ये कह रहे हैं कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत लोगों के अलग अलग स्कूल है, उनकी जानकारी अधूरी है।
1954 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के स्कूल्स को इलीगल कर दिया था। अमेरिका में इस वक्त एक भी स्कूल नहीं है ऐसा, बल्कि इसका उल्टा जो यूजीसी ने आज भारत में किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 2023 में कर चुकी है। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी यानी उसके सारे कॉलेजेस कैलिफोर्निया स्टेट में जातिगत डिस्क्रिमिनेशन, साउथ एशिया का जातिगत, बहुत स्पेसिफिक है, साउथ एशिया का जातिगत डिस्क्रिमिनेशन को नस्लीय भेद के तौर पे देखेंगे वो। उसमें जुर्माना है, उसमें सजा है। अब दूसरी बात, अगर मोदी सरकार की ये नियति है तो कर्नाटका तैयारी कर रहा है, असेंबली में है रोहित वेमुला एक्ट, तेलंगाना ड्राफ्ट कर रहा है उसको, तेलंगाना की असेंबली, राहुल गांधी उसको घोषित कर चुके हैं। तो कर्नाटक और तेलंगाना की तर्ज पे क्या बीजेपी के राज्य की कोई सरकार ऐसा कोई एक्ट बना रही? रोहित वेमुला एक्ट, रोहित वेमुला एक्ट में 10,000 रुपये फाइन और जेल का प्राविधान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत, जिसको कहा जाए कि 21st सेंचुरी का जो समाज है उसको बनाने का काम नहीं किया, जो आज के समाज की जरूरत है। हमारे पहले के वक्ता कह चुके हैं कि किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, रोज हम लोग ये बातें करते हैं, किस तरीके का जाति सूचक, और ये कोई स्टेटस की बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको टीवी चैनलों पे, लाइव टीवी चैनलों पे जाति सूचक बातें कही जाती हैं आज भी। एक मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव के घर को गंगा जल से धुलवाया गया जब वो वहां से निकले उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के द्वारा। ये क्या जाति सूचक नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अफसोसनाक ये फैसला है। और अगर मोदी सरकार में वाकई विल पावर है, वाकई वो कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करना चाहते हैं, तो ले आए सुप्रीम, जैसे चुनाव आयोग को के मामले पे कानून ले आए थे, ले आए, या बीजेपी की तमाम सरकारें राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमाम राज्यों में वहाँ रोहित वेमुला एक्ट ले आए जी। तो वो नहीं करेंगे। बिल्कुल, इसकी राजनीति में कितना नफा नुकसान है उसका सेकंड और में बात करो। जी बिल्कुल, इसकी राजनीति पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों रोक लगाई, इस पे हम बात कर रहे हैं। बात है यूजीसी गाइडलाइंस, नए गाइडलाइंस, नए रूल की, और उसमें जिन सबसे ज़्यादा जिनको तकलीफ थी वो सवर्ण थे, जो लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ हमलावर थे, हल्ला बोल कर रहे थे। लेकिन अब आज पहली सुनवाई में ही, सुबह सुबह सबसे पहले सुनवाई होती है यूजीसी पे, और सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच बैठती है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस CJI सूर्यकांत साहब और जस्टिस जोय माल्या बागची। और यही दोनों जजों की बेंच SIR पर भी सुनवाई कर रही थी। आज SIR पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। आपको याद होगा कि बिहार में जब SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाताओं की सूची का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, इसकी जब शुरुआत हुई मई में, 25 मई को नोटिफिकेशन आया, 26 मई से इसकी शुरुआत हुई थी, और 2 महीने में बिल्कुल फटाफट सब कुछ हो गया। चुनाव भी करवा दिया गया, 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए, और इस पे बवाल मचा। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग गई थी SIR पे। 10 जुलाई को पहली बार सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पे, और उसके बाद लगातार सुनवाई, जुलाई के बाद अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और अब 2026 का जनवरी का महीना ये खत्म हो गया लगभग। आज 28 तारीख बीत गई, 29 तारीख बीत गई, 28 में कह रहा हूं, 29 तारीख आज बीत गई, और उसके बाद बीत ही रही है, कुछ घंटे में बीत जाएगी। और उसके बाद अब फैसला SIR पर सुरक्षित रख लिया गया है। SIR पर फैसला सुरक्षित रखा गया है, सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, किसने क्या दलीलें दी हैं, 11 याचिकाएं, खासकर उन दलीलों को हम आप तक पहुंचा चुके हैं सरल हिंदी में। लेकिन बात यहां पर उससे पहले इसकी बात इसलिए, यूजीसी की बात इसलिए क्योंकि यूजीसी में
जो सवर्णों को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि जो गाइडलाइंस है उसमें जो कमेटियां बननी है, 3 स्पेशल कमेटियां बननी है, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, महिला और यहां विकलांग की बात है। इन लोगों को ही रखा गया है और हमको नहीं रखा गया है, हमारे साथ अत्याचार होगा, अन्याय होगा, ये कहा जा रहा था। और इसके बाद कहानी पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में और फटाफट सब कुछ हो जाता है। चट मंगनी पट ब्याह, यही कहते हैं ना कहावत में। प्रफुल्ल कोलख्यान जी। जी सभी को नमस्कार जी। चट मंगनी पट ब्याह कहावत तो और एक है, हरवरी ब्याह कनपटिए सिंदूर। जी। सिंदूर मांग में पड़ता है, लेकिन हरवरी में जो होता है तो कनपट्टी में ही डाल के काम तमाम हो जाता है। देखिए, सुदर्शन जी की एक कहानी थी, मैं समझता हूँ हर किसी ने पढ़ी होगी। उस कहानी का नाम था हार की जीत। जी। आपने जो सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार हार गई, हार के जीत गई। क्यों? क्योंकि इसका पूरा का पूरा, इसको डेलिब्रेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं विलफुल कंफ्यूजन, इच्छाकृत नासमझी या मति भ्रम पैदा करने में सरकार का औजार रहा है। इसका ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मास्त्र, भ्रम को अस्त्र बना करके ये इस्तेमाल करते हैं। देखिए, शुरू में ही कह दूं कि मेरे जैसा आदमी जिसको यह कहना मुझे जरूरी लगता है कम से कम अपने लिए किसी भी डिबेट में जाने के पहले, कि इस कानून का मैं पूर्णतः समर्थन में हूं, पूर्णतः समर्थक हूं, जो भी रेगुलेशंस आए, लेकिन इसकी राजनीति के विरुद्ध में हूं, इसके राजनीति के विरोध में हूं। और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं उसको उसी राजनीति के हिस्से के रूप में देखने की स्थिति में हूं। मुझे लग रहा है कि इसके पीछे एक नागरिक के तहत, एक नागरिक के बोध के तहत कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अपने फैसले में, स्टे के फैसले में, अभी तो कानून पर उन्होंने फैसला नहीं किया है, स्टे किया है, रेगुलेशंस पर फैसला नहीं किया है। अब उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस रेगुलेशंस की भावना को भी सुरक्षित रखेंगे। उनसे अपील ही की जा सकती है। अब इसमें राजनीति का क्यों विरोधी हूं? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जो अच्छे लोगों की तलाश, मेरी कविता थी पहले कभी, हे अच्छे लोगों हमें अच्छे शब्द दो। तो अच्छे लोगों की तलाश सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है, और अच्छे लोगों को पेश करने का हमारे यहाँ एक ही दरवाजा है, बचा है, और वो दरवाजा है विवेकानंद फाउंडेशन, वो दरवाजा बचा है आरएसएस, जहां से प्रतिशोध लेने की हुंकार भरी जा रही है। तो अच्छे लोग वो होंगे जो प्रतिशोध को बानी देंगे, अच्छे लोग वो होंगे जो हेट स्पीच फैलाएंगे, अच्छे लोग वो होंगे जो किसी पर आघात लगने को यह बताएं कि तुम्हारा आघात नहीं, यह तुम्हारा पुरस्कार है, ये एक सांस्कृतिक ट्रीटमेंट है, एक कल्चरल ट्रीटमेंट है तुमको, ये कल्चरल शौक नहीं है। इस तरह की स्थितियां पैदा की गई है। किस भाषा की बात करता है सुप्रीम कोर्ट? एसआईआर की चर्चा आपने की, हम लोगों ने कभी कहा था कि जिस पैमाने पर ये चल रहा है ईसीआई का कारोबार, बिहार में चुनाव होने की स्थिति नहीं है, आप जबरदस्ती करवा दें तो करवा दें। चुनाव हुए, आज अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेता है और एसआईआर की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन होता है, तो बिहार के लोग क्यों नहीं यह महसूस करें कि हमें वंचित किया गया कानूनी प्रावधानों से, जिसकी चर्चा आज हो रही है और आज होगी, आगे और भी होगी। बहरहाल सरकार तो सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की दोनों हाथ में लड्डू क्या है, इसको बोलते हैं ना हम लोग, मुहावरा आधा है, दोनों हाथ में लड्डू, सिर कड़ाही में और पैर चूल्हे में, उसका अगला मुहावरा ये है। भारत मुहावरों में, हिंदी प्रदेश मुहावरों में ही जीता है। मैं इस मुहावरे के आगे कुछ नहीं कहूंगा। ये इस राजनीति में उन्होंने साधना चाहा, क्या साधना चाहा कि दलितों को संदेश, ओबीसी को संदेश जाए कि वो उनके रक्षक मोदी जी हैं, उनके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। आखिर रोहित वेमुला ओबीसी तो नहीं थे, पायल तडवी का क्या केस है, लेकिन वो कानून पहले से था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अवसर दिया, इसमें ओबीसी को लाया गया।
ओबीसी को लाए जाने के कारण सवर्णों की जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि ओबीसी और दलित के अपने जो रिश्ते हैं वो अलग से व्याख्या है। बड़ी हड़बड़ी में जाकर के इसका विवेचन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये ठीक है कि दलित की, अभी लोग कह रहे हैं बाहर में, सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि राहुल गांधी का स्टैंड क्या है, इनका अखिलेश यादव का स्टैंड क्या हो, क्या उनके स्टैंड, सारे स्टैंड क्लियर हैं, लेकिन फिर भी लोग जो उनके पक्ष में नहीं है उसको स्टैंड नहीं मानते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है वो हिम्मत तो इसको खारिज करके दिखा दें। जनता लड़के अपना हिसाब लेगी। समाज के दबाव से कानून बनता है, राजनीतिक सामाजिक दबाव से हमने आज़ादी हासिल की, और वो आज़ादी हमने गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर अहिंसा के माध्यम से हासिल की। छिटपुट हिंसा तो होती रहती है, तो गांधी जी के आंदोलन पर चल करके, रास्ते पर चल करके इस कानून का भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जो इसकी है, संवैधानिक उपचार, इसका निश्चित रूप से होगा। और अभी सर कह रहे थे कि 118% मीडिया में है, इस प्रकार की बात आ रही है, मीडिया में तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि 118% ज़्यादा हो गया है 2023 से लेकर के देखें तो 2023, 24, 25 में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया ग्लोबल इंडेक्स में हमारा पोजीशन कहाँ जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को इस बात की चिंता नहीं है। हम लगातार एक चुनावी तानाशाही की तरफ में बदल गए हैं, कन्वर्ट होते जा रहे हैं। हमारा डेमोक्रेसी किसी भी तरह से एक पैसिव डेमोक्रेसी बन के रह गई है। तो इन तमाम बातों को लेकर के आपने जो ये कहा, ये विपक्ष की रणनीति में सेंधमारी करेंगे, तो सेंध तो चोर मारता है। सेंधमारी जो करने जाता है इसका इरादा चोरी का होता है। शरीफ लोग सेंध नहीं मारते हैं, पिछले दरवाजे नहीं, वो अपने लिए पीछे जाकर एक नया दरवाजा बनाते हैं, जिसे हम लोग देहात में सेंध कहते हैं, घर फोड़ना। तो ये वो सेंधमारी कर रहे हैं। तो ये राजनीति क्या, यही सेंधमारी है कि विपक्ष जिस मुद्दे को कह रहा है, आपने आकर के ठीक जब पहलगाम की घटना घट रही थी, ऑपरेशन सिंदूर के पहले के वातावरण में आकर के आप घोषित करते हैं कि इतना जरूरी था कि हाँ सरकार जाति जनगणना करेगी, और जब जाति जनगणना करने लगे तो उसका कॉलम ही गायब कर दिया। और जब ये रेगुलेशंस आया, ये ठीक है, सर ने कहा कि ये सरकार ने नहीं बनाया है, वो सरकार ने इसको ड्राफ्ट नहीं किया, बात सही है, लेकिन ये तो तकनीकी बात हुई। असल बात यह है कि किसने ड्राफ्ट किया? उन लोगों ने जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन चलाते फाउंडेशन है। किसने तैयार किया इसके ड्राफ्ट को? तैयार होकर गया। मैं तो सिर्फ सवाल है, अगर सवाल को कोई आरोप मान ले तो ये उसकी मर्जी है। इस तरह के बनाए गए हैं। ये इसका जो पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी है उसको लीगल टर्म में सुप्रीम कोर्ट लाएगा और वो एप्लीकेबल होगा, निश्चित रूप से होगा। और ये अन्याय रुकना चाहिए, और अन्याय अगर नहीं रुकेगा छात्रों के प्रति तो हमारे देश का भविष्य वैसे ही कहाँ जा रहा है ये हम सभी देख रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि जो हमारा सोशल रियलिटी है, जो सोशल सिचुएशंस है, उसका रिफ्लेक्शंस अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं होगा तो कहाँ होगा? हमारे जेएनयू जैसी संस्था, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय लगातार वैश्विक और देशीय परिस्थिति में अपने डिबेट को चालू रखते थे, लेकिन इस सरकार ने तो डिबेट का ही ध्वंस कर दिया। सवाल पूछना ही गुनाह हो गया, सवाल करना ही गुनाह हो गया। आज जेएनयू से कोई डिबेट सामने आए ऐसी कोई स्थिति नहीं है, किसी विश्वविद्यालय से कोई डिबेट सामने आए ऐसी कोई स्थिति नहीं रह गई है। तो एक तरफा विन्यास सब चल रहा है, और ऐसे वातावरण में पश्चिम बंगाल की चर्चा बार बार होती है। मैं हर बार कहता हूं कि बंगाल की अस्मिता को चैलेंज मत कीजिए। बंगाल के चुनाव को लेकर के जिस ढंग का वातावरण बना रहे हैं और जो खूनी रवैया रचने की कोशिश कर रहे हैं, और कारण नहीं था कि ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो जाल बिछाए गए हैं, जो लैंडमाइन, तब तक पता लैंडमाइन का नहीं चलता है जब तक लैंडमाइन विस्फोट नहीं करता। मैं पॉलिटिकल लैंडमाइन की बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार के राजनीतिक यहाँ पर किया जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए, एक राज्य का चुनाव जीतने के लिए आप देश तोड़ने के जोखिम को उठाने का दुस्साहस न करें राजनीति में। अभी तो महाराष्ट्र पर मैं अभी नहीं कुछ बोलूंगा, अभी तो जब चलेगा तब महाराज का विषय भी नहीं है वो। लेकिन ये जरूर कहूं कि जो समझते हैं कि वो जीत के हार गए, हार के जीत गए, जीत तो शकुनी भी गया था और अपने भांजे को बड़े उल्लास के साथ हाथ पीठ ठोकते हुए कहा था, भांजे हम जीत गए। ये पाशे का खेल नहीं है, ये महाभारत का मैदान बनेगा देश।
ये चौसर पर नहीं जीत और हार इसकी तय होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत गंभीरता से इन तमाम मुद्दों पर सोचना चाहिए और तब फैसला तो उन्होंने सुरक्षित रख लिया है, इस कानून की भावना और जरूरत को भी सुरक्षित रखेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है सर। जी बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। ज़रा आना चाहता हूँ प्रशांत, अमलेंदु जी आपके पास, आप कैसे देखते हैं इस पर रोक को? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मैं देख रहा था उस समय सुबह भी, जब थोड़ी देर और तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है और उसमें भी कि ये समाज को बांट देगा, इसका बहुत खतरनाक असर होगा। अब टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कुछ कह नहीं सकते हम, और इस पर रोक लगी। इंदिरा जयसिंह इसके उसमें पक्ष में थी, खड़ी थी, और उन्होंने कहा कि मेरी बात भी सुनिए, आपने बिना बात सुने ही तत्काल रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि नहीं मौका देंगे, आपकी बात सुनेंगे, और लेकिन इसके बहुत खतरनाक दूरगामी परिणाम होंगे, समाज को बांट देगा। इतना खतरनाक है क्या ये? राजीव जी, एक तो बड़ा सवाल ये है कि बटा हुआ समाज और कितना बटेगा। मतलब अगर जब सब कह रहे हैं कि समाज को बांट देगा, तो समाज एकजुट कहाँ पे है? बटा हुआ नहीं है समाज आज। क्या समाज तो पहले ही बटा हुआ है, तो और क्या बांट देगा? तो ये एक पहलू है राजीव जी। दूसरा पहलू ये है कि क्या आपने, राजीव जी, हम और आप तो लगातार कई मामलों की जो सुनवाई जो होती है उसको लाइव करते हैं, SIR पे भी कर रहे हैं, इससे पहले अरविंद केजरीवाल के मसले पे की, तमाम मसलों पे की, EVM के मसले पे की। क्या कोई मसला ऐसा आया राजीव जी जिस पर सरकार की ओर से प्रतिवाद ना किया गया हो, सरकार ने कह दिया हो कि भाई ठीक है, हम कुछ नहीं कहते? क्या कोई मसला ऐसा आया? आखिर इसी में SG ने तुरंत क्यों कह दिया कि हम जवाब देने को तैयार हैं? अगर ये नियम आपने वास्तव में इसलिए बनाए थे कि इससे कुछ भला होगा और आपकी मंशा जो थी वो ठीक थी, तो आपने फिर उस समय वहां प्रतिवाद क्यों नहीं किया, जब इंदिरा जयसिंह कह रही थी कि आप हमको बिना सुने आप ऑर्डर पास नहीं कर सकते, और ऑर्डर पास हो चुका था, नोटिस इशू कीजिए, रोक लगाई जाती है। तो उस समय भी SG की तरफ से ये क्यों नहीं कहा गया कि भाई आप सरकार का भी पक्ष सुन लीजिए, आप लगा दीजिएगा इस पे, या सरकार अपना जब तक हलफनामा दाखिल करे आप नए नियमों को लागू रहने दीजिए, इसके मत कीजिए? क्यों नहीं कहा गया? तो ये राजीव जी समझा जा सकता है कि सरकार की मंशा से ही ये सब कुछ हो रहा था। ये एक चीज तो राजीव जी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। दूसरा राजीव जी, मुझे लगता है कि जो जस्टिस जय माल्या बागची ने सवाल उठाया कि भाई जब धारा 3E है और 3E में ये सारी चीजें शामिल है जो आप इसमें कह रहे हैं, तो अलग सिरे से धारा 3C बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी? इसका कोई जवाब सॉलिसिटर जनरल ने नहीं दिया। देना चाहिए था, भाई इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? जब पूछा जा रहा है आपसे कि भाई जब यही सारी चीजें 3E में शामिल हैं, ऑलरेडी शामिल हैं पहले से, तो आपको धारा 3C बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? फिर राजीव जी, जस्टिस सूर्यकांत ने एक सवाल पूछा, और उन्होंने पूछा कि अगर एक सशक्तशाली SC का ही कोई जाति का कोई है और दूसरा कमजोर SC की जाति का है और वो उसको प्रताड़ित करता है, तो क्या यह कानून उसको भी संबोधित करता है? इस पर खामोशी थी। ये जो कमेटी बनी 2019 में जो याचिकाएं गई राजीव जी, उन याचिकाओं में दो थी, पायल तलवी की मां की तरफ से और राधिका वेमुला जो रोहित वेमुला की मां की तरफ से थी जी। रोहित वेमुला के मामले में जो 3 आरोपी थे उनमें बंडारू दत्तात्रेय जो कि बीजेपी के नेता हैं और N सुशील कुमार जो ABP के नेता थे, दोनों OBC से आते हैं, और पायल तलवी आदिवासी समुदाय से आती है। पायल तलवी के मामले में भी 3 जो छात्राएं थी, उनमें एक खत्री थे, 2 जो थे वो बनिया थी, लड़कियां वैश्य समाज से आती थी। चौथी जो उसमें जो संस्तुति की गई है वो की गई है क्या यांग चिंगली या यिंग चिंगली जो है वो चाइनीज मूल की भारतीय है, जो है उस समय HOD थी, अब उनको बनाया गया है, तो उनकी जाति का तो कोई पता ही नहीं, चुकी वो चीन की है मूल रूप से। तो ये जब सवाल उठे तो इसका कोई जवाब नहीं था। इसलिए लगता है राजीव जी ये कि ये शुद्ध रूप से एक राजनीतिक जो था हथकंडा था, और देखिए किस राजनीतिक हथकंडे में अखिलेश यादव फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं। अखिलेश यादव खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, ना इधर की बात कह पा रहे हैं ना उधर की बात कह पा रहे हैं। जैसा शकील जी ने कहा कि मायावती जी की भाषा तो चलिए स्पष्ट है बीजेपी के समर्थन में,
लेकिन अखिलेश जी को क्या दिक्कत आ रही है, अभी समझ में आ रहा है। अब आपका पीडीए जो है वो क्या है, तो जैसा आपने कहा कि पीडीए में जो सेंधमारी जो है, तो ये है, तो सेंधमारी तो है, अभी साफ समझ में आ रहा है। लेकिन राजीव जी होता कभी कभी ये है कि वो माया मिली ना राम, ये वाली कहावत भी होती है। तो आप सोच रहे हो कि फंसा देंगे पीडीए वालों को और सामाजिक न्याय वालों को, और फंस जाए तो उल्टी बीजेपी, ये भी तो हो सकता है। अब मैं अभी देख रहा था राजीव जी बिल्कुल कि वो आगरा में जो है वकील महोदय जो हैं वो बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं दो बड़े नेताओं के, गुजराती नेताओं के चित्र के साथ। और मतलब इस तरीके के अशोभनीय काम तो जो है विपक्ष के नेताओं ने कभी नहीं किए, भले ही जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे कितने भी लगाए हो राजीव जी। जेएनयू के छात्रों ने भी इस तरीके का कभी नहीं किया जिनको देशद्रोही कहा गया। ये सब कर रहे हैं, सब सवर्ण हैं, मोदी जी के कोर वोटर हैं जो सब वो सब कर रहे हैं। तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, बीजेपी भी खामोश है, हमारा मीडिया है वो भी खामोश है। अब कोई नहीं कह रहा कि मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कहीं से आवाज नहीं आ रही है। मोदी जी खुद अपना अपमान सह रहे हैं, उनके मुख से कुछ नहीं निकल रहा है। अमित शाह जी नहीं बोल रहे हैं, वो जो हमेशा टीवी पे आए आते हैं नाक फुलाते हुए रविशंकर प्रसाद जी, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, संबित पात्रा जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर मोदी जी के चित्र के साथ ये क्या किया जा रहा है और अमित शाह जी के चित्र के साथ ये क्या किया जा रहा है, तो आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो राजीव जी एक जो रचा हुआ प्लॉट था, उस प्लॉट में फिलहाल लगता है कि बीजेपी कामयाब हुई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, और इसलिए कामयाब हुई है कि जो आपने उसमें तरकीबें लगाई थी वो लगाई ही इसलिए थी वो कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाए और आपका मसला भी हल हो जाए, दोनों हाथों में लड्डू रहे। तो लेकिन दोनों हाथों में लड्डू राजीव जी अगर आप रेत के बनाने की कोशिश करेंगे तो दोनों हाथों से रेत फिसलता भी है। तो 19 मार्च के बाद ये भी हो सकता है कि दोनों हाथों से रेत फिसल भी जाए, बहुत कुछ हो सकता है, संभावनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं। अब जो लोग कल तक जो थे वो कट्टर हिंदू बताते थे, और एक जो राजीव जी मैं देख रहा था, एक वो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि कल तक जो थे कट्टर हिंदू बताते थे और एक यूजीसी के रेगुलेशन ने कट्टर तेली बना दिया। अब इस तरीके की बातें भी चल रही हैं। तो जो जो आप करने की कोशिश करते हैं, मतलब मायावती जी भी पहले ये खेल किया करती थी, खूब करती थी कि एक साथी जो मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह दोनों एक ही उनकी पार्टी में रहते थे, एक कंधे पे दूसरे तो कंधे पे दूसरे। तो ये काम मोदी जी भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि सवर्ण भी हमारे साथ रहें, ओबीसी भी रहें और दलित भी रहें। लेकिन भाई मोदी जी समझते हैं कि देश की जनता मूर्ख है, वो मूर्खों के सरदार हैं। लेकिन मोदी जी मूर्खों के सरदार भले ही हों, जनता मूर्ख नहीं है। वो समझती है कि आपकी मंशा जो थी वो क्या थी, आपकी मंशा न्याय दिलाने की थी ही नहीं, और न्याय दिलाने की मंशा होती तो आप इस पर टिकते, सुप्रीम कोर्ट को बताते कि हमारा कानून, ये जो रेगुलेशंस आए हैं बिल्कुल सही हैं, आपके सॉलिसिटर जनरल वहां खड़े होकर इसका विरोध करते, जो कि आपने नहीं किया। जी राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल आकर विरोध तो किए नहीं, और ये पूरा का पूरा किस ढंग से इसको रचा गया ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जरा इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, इस पे बात करते हैं। पॉलिटिकली प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास पॉलिटिकली इसका कितना इम्पैक्ट किन, और इसमें आप देखिए हम लोग चर्चा कर लिए, शकील जी भी बता रहे थे कि यहाँ अखिलेश यादव ने किस ढंग से ट्वीट किया है, मायावती ने अपने स्टैंड क्लियर कर दिया है, वो बीजेपी के साथ हैं, ये दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है उनके ट्वीट से। अखिलेश यादव किसके साथ हैं ये खुल के नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका स्टैंड भी क्लियर है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने उस समय बयान दिया था।